हम सभी को बचपन से एक ही सलाह मिलती है, एक ही नक्शा थमाया जाता है। स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो, मेहनत करो, पैसे बचाओ और फिर 40 साल काम करके 60 की उम्र में आराम से रिटायर हो जाओ। इसे पारंपरिक रास्ता या कह सकते हैं स्लो लेन माना जाता है। ये हमारी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग जैसी है। लेकिन कई बार ये सवाल मन में आता है कि क्या यही एकमात्र रास्ता है? क्या इससे बेहतर और कोई तेज रास्ता हो सकता है? कोई ऐसा रास्ता जो हमें जवानी में ही वित्तीय आजादी दे सके? लेखक एमजे डिमार्को इसे ही द मिलियनियर फास्ट लेन कहते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी जो ये गहरी बातचीत है वो एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनियर फास्ट लेन के एक बेहतरीन सारांश पर ही आधारित है। तो आज का मिशन सिर्फ इस किताब को समझना नहीं है, बल्कि दौलत को लेकर हमारी अपनी सोच को चुनौती देना है। हम दौलत तक पहुंचने के इन 3 अलग अलग रास्तों की गहराई में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फास्ट लेन के सिद्धांत आखिर हैं क्या और असल में काम कैसे करते हैं। चलिए तो फिर इन 3 रास्तों को एक एक करके समझते हैं। किताब के मुताबिक पहला और शायद सबसे खतरनाक रास्ता है साइड वॉक। ये वो लोग हैं जो जितना कमाते हैं सबका सब, या कभी-कभी तो उससे ज्यादा भी खर्च कर देते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रास्ता आय के बारे में है ही नहीं, ये एक मानसिकता के बारे में है। हम सोच सकते हैं कि इस पर सिर्फ कम कमाने वाले लोग होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर जो साल का 1 करोड़ कमाता है, अगर वो 1 करोड़ 10 लाख खर्च कर रहा है तो वो भी साइड वॉक पर ही चल रहा है। वहीं एक सफाई कर्मचारी जो 20,000 कमाकर 2,000 बचाता है, वो इस रास्ते पर नहीं है। सारा खेल मानसिकता का है। अच्छा, मतलब ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाला जाल है, जहां आमदनी बढ़ते ही खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत रिलेटेबल लगता है, लेकिन किताब इसे इतना खतरनाक क्यों मानती है? क्योंकि ये रास्ता एक तरह से रेत के महल जैसा है, बहुत नाजुक। साइड वॉक पर चलने वाला इंसान अपनी अगली सैलरी से सिर्फ एक इमरजेंसी दूर होता है। कोई बीमारी, नौकरी छूटना या कोई अप्रत्याशित घटना उसे सीधे कर्ज के गहरे गड्ढे में धकेल सकती है। उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। वो वित्तीय तौर पर हमेशा एक पतली रस्सी पर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जिम्मेदार लोग इस साइडवॉक से बचते हैं और दूसरे रास्ते पर आ जाते हैं, स्लो लेन। ये रास्ता बचत करने, निवेश करने और लंबा इंतजार करने का है। कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अमीर बनने का वादा। ये साइडवॉक से तो यकीनन बेहतर और सुरक्षित लगता है। पानी एक ऐसे भविष्य के लिए दांव पर लगा देते हैं जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है। लेखक इसे एक तरह से अपनी जिंदगी को हफ्ते के 5 दिनों के हिसाब से बेचने जैसा बताते हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक काम करो ताकि भविष्य में कभी आजाद हो सको। लेकिन एक मिनट, क्या यही सलाह तो सारे फाइनेंशियल गुरु नहीं देते? एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में डालो, रिटायरमेंट के लिए बचाओ। क्या किताब ये कह रही है कि ये सब गलत है? गलत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा सीमित और जोखिम भरा। लेखक का तर्क है कि स्लो लेन में आप अपना नियंत्रण उन चीजों के हाथ में दे देते हैं जो आपके बस में हैं ही नहीं, जैसे शेयर बाजार। अगर आपके रिटायरमेंट से ठीक पहले बाजार 50% गिर गया तो आपकी नौकरी, अगर आपकी कंपनी डूब गई या आपकी जॉब ऑटोमेट हो गई तो आपका स्वास्थ्य, अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई जो आपकी सारी बचत खा जाए तो आप दशकों तक मेहनत करते हैं और अंत में आपकी सफलता किस्मत के भरोसे रह जाती है। तो अगर साइडवॉक एक सीधी खाई है और स्लो लेन 40 साल तक रेगिस्तान में चलने जैसा थका देने वाला रास्ता है, हाँ। तो ऐसा लगता है कि हम एक पिंजरे में फंस गए हैं। तो क्या फास्ट लेन वही दरवाजा है जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं? ये आखिर है क्या? यही इस किताब का सार है। फास्ट लेन कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये सीधे सीधे एक बिजनेस सिस्टम बनाने का रास्ता है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे, बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें। लेखक ने खुद इसी रास्ते पर चलकर 37 साल की उम्र में वित्तीय आजादी हासिल की। ये समय के बदले पैसा कमाने के मॉडल को पूरी तरह से तोड़ देता है। पर इसमें भी एक जाल हो सकता है। ये सुनने में उस मशहूर कहावत जैसा लगता है कि 40 घंटे की नौकरी से बचने के लिए 80 घंटे काम करो। ये रास्ता कितना व्यावहारिक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और लेखक इस बारे में पूरी तरह ईमानदार हैं। फास्ट लेन का मतलब आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कम समय में बहुत केंद्रित मेहनत करना। लेखक ने खुद शुरुआत में हफ्ते के 7 दिन में 12-12 घंटे काम किया। लेकिन फर्क ये है कि ये मेहनत किसी की सैलरी के लिए नहीं थी, बल्कि एक संपत्ति, एक एसेट बनाने के लिए थी।
एक ऐसा बिजनेस बनाने के लिए जो उनके सो जाने के बाद भी पैसा कमाता रहे। ये शुरुआत की कड़ी मेहनत है ताकि बाद की पूरी जिंदगी आजाद हो सके। ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसी से जुड़ी एक और बात किताब में कही गई है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। हम सब एक लकी ब्रेक का इंतजार करते हैं, लेकिन किताब का तर्क है कि दौलत लॉटरी नहीं बल्कि एक मैराथन है। ये घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, और ये समझना फासलीन के लिए सबसे जरूरी है। लोग सोचते हैं कि कोई एक सही ट्रेंड, रियल एस्टेट, बिटकॉइन, ड्रॉप शिपिंग उन्हें रातों रात अमीर बना देगा। वो एक घटना की तलाश में है, लेकिन लेखक इससे एक खाली जमीन पर घर बनाने के शानदार उदाहरण से समझाते हैं। अमीर बनना उस तैयार घर जैसा नहीं है जिसे आप खरीदते हैं, ये उस पूरी प्रक्रिया जैसा है। आपको नींव खोदनी पड़ती है, जो एक उबाऊ और मुश्किल काम है। फिर दीवारें खड़ी करनी होती हैं, प्लम्बिंग और वायरिंग, ये सब छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले काम हैं। सफलता किसी एक दिन का नतीजा नहीं, बल्कि इन हजारों छोटे छोटे सही फैसलों और लगातार की गई मेहनत का परिणाम होती है। और ज्यादातर लोग शायद उसी नींव खोदने वाले हिस्से में हार मान लेते हैं क्योंकि वो ग्लैमरस नहीं होता। तो अगर कोई इस प्रक्रिया के लिए तैयार है और फास्टलेन बिजनेस बनाना चाहता है, तो उसे शुरू कहाँ से करना चाहिए? किताब में एक चेकलिस्ट दी गई है, 5 कमांडमेंट्स। ये एक तरह का फिल्टर है जिससे किसी भी बिजनेस आइडिया को परखा जा सकता है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। इसे CENTS बीच कहते हैं: कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। चलिए इसे और मजेदार बनाते हैं। मान लीजिए हम एक काल्पनिक बिजनेस आइडिया लेते हैं और उसे इन कमांडमेंट्स पर परखते हैं। आइडिया है टियर 2 शहरों में व्यस्त पेशेवरों के लिए एक हेल्दी सब्सक्रिप्शन आधारित मील डिलीवरी सर्विस। बहुत अच्छा आइडिया है। तो पहला कमांडमेंट है कंट्रोल। क्या इस बिजनेस पर हमारा पूरा नियंत्रण है? क्या हम मेन्यू, कीमत, डिलीवरी और ब्रांडिंग तय कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम किसी और के बनाए सिस्टम, जैसे कि कोई एग्रीगेटर, पर 100% निर्भर नहीं है। तो ये कंट्रोल टेस्ट पास करता है। अगला है एंट्री, मतलब इस बिजनेस में घुसना कितना मुश्किल है। मुझे लगता है ये तो कोई भी शुरू कर सकता है, तो यहाँ एंट्री की बाधा तो बहुत कम है। क्या ये एक बुरी बात है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कोई भी बिजनेस आसानी से शुरू कर सकता है, तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि मुनाफा लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एंट्री का मतलब सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है, बल्कि उसे उत्कृष्टता के साथ चलाना है। हमारी एंट्री की बाधा होगी असाधारण रेसिपी बनाना, एक परफेक्ट डिलीवरी लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार करना और एक मजबूत ब्रांड बनाना जिसे लोग पसंद करें। ये दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो अगर हम इसे बेहतरीन तरीके से करते हैं तो हम एंट्री की बाधा खुद खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया। तीसरा कमांडमेंट है जरूरत, नीड। क्या लोगों को इसकी जरूरत है? मुझे लगता है हाँ। आज के समय में लोग व्यस्त हैं लेकिन सेहतमंद भी रहना चाहते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाता है। बिल्कुल। लेखक कहती है पैसे का पीछा मत करो, जरूरत का पीछा करो। पैसा अपने आप आएगा। लोग किसी बिजनेस की मदद के लिए पैसे नहीं देते हैं, वो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पैसे देते हैं। हमारा ये आइडिया लोगों के पेन पॉइंट, समय की कमी और अनहेल्दी खाने के बीच की दुविधा को सीधे तौर पे संबोधित करता है। तो ये नीड टेस्ट भी आसानी से पास करता है। अब आते हैं सबसे जरूरी 2 कमांडेंट्स पर, जहां असली दौलत छिपी है। चौथा है समय, टाइम। इसका मतलब है कि आय को काम किए गए घंटों से अलग करना। हमारे मील डिलीवरी बिजनेस में तो शुरुआत में हमारा पूरा समय लगेगा। हम खुद खाना बना रहे होंगे, खुद डिलीवर कर रहे होंगे। तो ये इस टेस्ट को कैसे पास करेगा? रात में नहीं करेगा, और यही तो प्रक्रिया का हिस्सा है। फास्टलेन का लक्ष्य है ऑटोमेशन। हमारा उद्देश्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हमारे बिना भी चले। मतलब हम शेफ हायर करें, एक डिलीवरी टीम बनाएं, एक ऑटोमेटेड वेबसाइट या ऐप बनाएं जहां से ऑर्डर अपने आप प्रोसेस हों। धीरे धीरे हम बिजनेस में काम करने से हटकर बिजनेस पर काम करने की ओर बढ़ेंगे। अगर बिजनेस आपके व्यक्तिगत समय के बिना नहीं चल सकता, तो ये नौकरी है, फास्टलेन नहीं। और आखिरी कमांडमेंट, स्केल, यानी बिजनेस को बढ़ाने की क्षमता। एक कॉफी शॉप की सीमा होती है कि वो दिन में कुछ 100 कप कॉफी ही बेच सकती है। हमारे इस बिजनेस का क्या? इसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। हम एक शहर में सफल होने के बाद दूसरे शहरों में किचन खोल सकते हैं। हम एक फ्रेंचाइजी मॉडल बना सकते हैं। हम अपनी रेसिपीज को एक ई-बुक के तौर पर ऑनलाइन बेच सकते हैं। हम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए केटरिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब इस बिजनेस को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बहुत संभावनाएं हैं, और ये स्केल टेस्ट भी पास करता है। तो हमारा काल्पनिक बिजनेस इन 5 कमांडमेंट्स पर खरा उतरता है। ये बहुत मजेदार एक्सरसाइज थी।
ये सब कुछ हमें किताब में बताए गए एक शक्तिशाली फॉर्मूला तक ले जाता है। अफेक्ट मिलियंस टू मेक मिलियंस, यानी लाखों लोगों पर प्रभाव डालो और लाखों कमाओ। इसे लॉ ऑफ अफेक्शन कहा गया है। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, ये फास्ट लेन का मूल मंत्र है। इसका एक सीधा सा गणित है। शुद्ध लाभ बराबर होता है बेची गई यूनिट्स यानी स्केल गुणा प्रति यूनिट लाभ यानी मैग्नीट्यूड। इस कानून के तहत दौलत बनाने के दो मुख्य रास्ते हैं और दोनों ही लाखों लोगों तक पहुंचने पर आधारित हैं। तो पहला रास्ता स्केल यानी पैमाने का है। सही। पहला रास्ता है स्केल के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचना। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेचना, भले ही प्रति यूनिट मुनाफा बहुत कम हो। किताब में पेन का उदाहरण है। अगर आप 1 करोड़ पेन बेचते हैं और हर पेन पर सिर्फ 5 रुपए का मुनाफा कमाते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं। या सोचिए एक मोबाइल ऐप के बारे में जो 50 रुपए का है, लेकिन उसे 20 लाख लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ आप अपनी पहुंच की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। और दूसरा रास्ता मैग्नीट्यूड यानी प्रभाव की गहराई का है। बिल्कुल, दूसरा रास्ता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि आप शायद कम लोगों तक पहुंचें, लेकिन उन्हें इतनी ज्यादा वैल्यू दें कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हों। इससे आपका प्रति यूनिट मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। जैसे एक रियल एस्टेट डेवलपर जो सिर्फ 20 लग्जरी अपार्टमेंट बेचता है, लेकिन हर अपार्टमेंट पर 50 लाख का मुनाफा कमाता है। या एक बिजनेस कंसल्टेंट जो एक कंपनी को ऐसी सलाह देता है जिससे उन्हें 10 करोड़ का फायदा होता है और उसके लिए वो 50 लाख रुपए चार्ज करता है। यहाँ पहुंच गहरी है, भले ही चौड़ी ना हो। तो मूल विचार ये है कि या तो बहुत बड़े पैमाने पर स्केल पर फैला जाए या फिर बहुत गहराई मैग्नीट्यूड में काम किया जाए। लेखक ने अपनी वेबसाइट के लिए दोनों पर ही ध्यान केंद्रित किया था, कैसे ज्यादा यूनिट्स बेची जाएं और साथ ही कैसे ज्यादा वैल्यू देकर प्रति यूनिट मुनाफा भी बढ़ाया जाए। तो इन सब का क्या मतलब है? ये किताब पारंपरिक वित्तीय सलाह को पूरी तरह से पलट देती है। ये पैसे बचाने या निवेश करने के बारे में उतना नहीं है जितना बड़े पैमाने पर वैल्यू बनाने और एक प्रोड्यूसर बनने के बारे में है। ये 3 रोड मैप, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन, सिर्फ वित्तीय रास्ते नहीं है, बल्कि ये सोचने के शक्तिशाली मॉडल है कि हम अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का मुख्य सार ये है कि फास्ट लेन के अनुसार दौलत नौकरी या बचत से नहीं आती। ये एक ऐसे सिस्टम के निर्माण से आती है जो आपके नियंत्रण में हो, जिसे बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके, जो किसी की वास्तविक जरूरत को पूरा करता हो और सबसे जरूरी, जो आपके व्यक्तिगत समय से अलग होकर काम कर सके। और जो 5 कमांडमेंट्स हमने डिस्कस किए, वे ये परखने का एक बेहतरीन खाका है कि कोई बिजनेस आइडिया इस मॉडल में फिट बैठता है या नहीं। और मैं इस चर्चा को एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहूंगा। ये किताब एक बिजनेस बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है जो शायद हर किसी के लिए संभव ना हो। लेकिन क्या होगा अगर इन सिद्धांतों, विशेष रूप से जरूरत, समय और स्केल, को एक पारंपरिक करियर के अंदर भी लागू किया जा सके? क्या कोई व्यक्ति स्लो लेन वाली नौकरी को कुछ ऐसा बना सकता है जिसमें फास्ट लेन की कुछ विशेषताएं हों? जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सिर्फ कोडिंग न करे बल्कि एक ऐसा टूल बनाए जो उसकी कंपनी के हजारों कर्मचारियों का समय बचाए? या कोई टीचर जो सिर्फ अपनी क्लास को ना पढ़ाए बल्कि एक ऑनलाइन कोर्स बनाए जिससे लाखों छात्र सीख सकें? यह सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है कि कैसे अपनी नौकरी में ही एक प्रोड्यूसर की मानसिकता अपनाई जा सकती है।